वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, यहाँ सब हो रहा है, तो आने वाले चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका आकलन तो अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन ये जो कोशिश अभी तुरंत हुआ है दिल्ली में, हम इसको देख के आए हैं, लेकिन ये जो है ना पूरी की पूरी कोशिश है बड़े कॉरपोरेटों के इंटरेस्ट में, है ना। इसमें इनका तो पहला फेल हो गया एक मामला, रूस शामिल नहीं, चीन के बड़े अधिकारी शामिल, बड़े मंत्री शामिल नहीं, है ना, शी जिनपिंग शामिल नहीं है, पुतिन शामिल नहीं है, जो बाइडेन शामिल हैं, चूँकि उनका अपना इंटरेस्ट है भारत में, है ना, और कुछ छोटे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं ये सब शामिल हैं। जरूर इनका है कि ये किसी भी इस तरह के चीज़ों को एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर करते हैं, और ये इवेंट होता है इनको चुनावी फायदा हासिल करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि देश में कितने तरह के लोग आएंगे और यहाँ पूंजी लगाएंगे, देश की जनता का विकास हो जाएगा, नया रोजगार जनरेट करेगा, ये इनका नहीं है। ये आप समझ के इसको रखिए। जिसके पास ये चीज़ रहेगा वो अपने गरीबी को ढकने के लिए टीन का चदरा नहीं लगा देगा कि लोग गरीबी नहीं देख सके। रोड 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। दिल्ली में सभी ट्रैफिक 3 दिन से बंद हैं, मेट्रो को छोड़ करके। मेट्रो भी हर 20 मिनट 25 मिनट पर एक चल रहा है, और कहा जा रहा है कि कहीं कुछ रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो दुनिया को ये दिखलाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी यहाँ पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने पत्रकारों की बात किया, अमेरिका के पत्रकारों को तो करने की इजाजत नहीं दी। जापान के पत्रकार जो थे आए थे, उन्होंने कहा कि इस माहौल को देख के तो लगता है मोदी अपनी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आने वाले चुनाव के प्रचार। ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया, चुनाव है, चुनाव में एक ये दिखलाना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात जा रही है। हाँ, जा रही है। जैसे वाशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है ये बात। इसको तो गार्जियन ने लिखा, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, न्यूयॉर्कर ने, सब, मैंने कोई भी दुनिया का कोई बड़ा मैगजीन या अखबार इसके बारे में कोई सकारात्मक नहीं लिखा है अभी तक। और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया तो जो वो बोलते हैं बस उसके बाहर निकलता नहीं है। हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स में कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो इसके बारे में लिख रहे हैं, वास्तविकता को भी बता रहे हैं। इनको अदानी के द्वारा किए गए कुकर्मों को भी छिपा देना है, चूँकि अदानी को इनको ऊपर उठाना है। अदानी अंबानी के बल पर ही ये पूरे शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए बड़ा कॉरपोरेट वही है, अमेरिका उसमें इनको मदद कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ब्रिटेन इनकी मदद करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इन देशों में भी भारत के खिलाफ जो आवाज है उसको कहीं इन देशों में दबाया नहीं गया, वो सब आवाज यहाँ आ रही है ना। इसलिए अभी जो कुछ हुआ है 1-2 दिन में इसकी रियलिटी भी आपके सामने आ जाएगी। आज तो खत्म होने वाला है, आज खत्म होने के बाद देखिएगा इनके घोषणा पत्र में क्या है, ये देख लीजिए आप। घोषणा पत्र में तो जो मैं अभी पूरी तरह से घोषणा पत्र को पढ़ा नहीं हूँ, तो यही बात वसुधैव कुटुंबकम की बात है, कोयले के प्रोडक्शन को कम करने की बात है, ये सब बातें हैं जिसमें डुलमुल भाषा है। यानी वो डुलमुल भाषा टालने वाली भाषा है, वो तो और भी क्लियर हो जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन ये जो चकाचौंध थी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा चुनाव के पहले ऐसा चकाचौंध करती है, एक व्यक्ति को खड़ा करती है। हाँ, जैसे मोदी को खड़ा किए हैं लोगों ने, और मोदी को ही चमकाए जा रहे हैं। हर 35 मीटर पे है ना मोदी की फोटो पूरी लगी दिल्ली में। तो ये जो चकाचौंध है दिल्ली की, ये दिल्ली की चकाचौंध क्या देहात इलाके में जाएगी क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास रहेगा, मिडिल क्लास तक चकाचौंध रहेगा। मिडिल क्लास के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं, कैसे मिडिल क्लास के भरोसे जो खाता पीता है ना, चला रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी विक्षोभ है, वो आज न कल फट के निकलेगा, इस बात का भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। क्योंकि इस बड़े चकाचौंध भरे इवेंट से उस मिडिल क्लास को भी बहुत कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अंतिम प्रश्न, लिबरेशन आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेगा, और चुनाव के बाद
और संघर्ष की ओर ही जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में से क्या अर्थ लेके निकलेगा? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे प्रक्रिया में हम सब चुनाव तक सीमित नहीं हैं। चुनाव में जरूर हमारा उद्देश्य है मोदी सरकार को सत्याच्युत करना, नंबर एक, क्योंकि इसको सत्याच्युत करेंगे तो एक रूप में हम हिंदुत्व पर भी आक्रमण करेंगे, हम फासिज्म पर भी आक्रमण करेंगे, आरएसएस पर भी करेंगे, साथ ही साथ इसके जो कुछ गलत सामाजिक, गलत नहीं कहिए उसको, इनके द्वारा जो सामाजिक अत्याचार का एक सिलसिला चला है पिछले 10 वर्षों में, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार है, दलितों पर अत्याचार है, आपस में लड़ाने की साजिश है, हिंदू मुस्लिम है ना, अल्पसंख्यकों में क्रिश्चियन के में यह गिरजाघरों पर जो हमला हुआ है, किसानों पर जो हमला हुआ है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए यहीं तक सीमित नहीं रहेगी कि मोदी सत्याच्युत हो गया और कोई नई सरकार सामने आ गई। जो भी सरकार सामने आएगी, इंडिया की सरकार, हम इसके बावजूद भी भीतर नीचे जनता में जो फासिज्म का रूट है, जो हिंदुत्व का रूट है, इसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाते रहेंगे, क्योंकि हमको इसको जमीनी स्तर पर खत्म करना होगा, नहीं तो फिर 5 साल के बाद कहेंगे कि हम इसमें से निकल जाएंगे, है ना। तो ये मौका हम देना उनको नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ ये चुनाव तक अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं। नहीं, मैं ठीक है, चुनाव तक कोई अगर समझ रहा है कि इंडिया जीत गया, सरकार बन गई, सिर्फ ये तक सीमित नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारे साथ साथ इंडिया के घटक दल भी इन दो ताकतों से, फासिस्ट की ताकतों से, हिंदुत्व की ताकतों से, है ना, लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखें, ताकि इनको जड़मूल से समूल इनका नष्ट किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करते हैं आपस में, वो कोई बड़े सवाल नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बातें रहते हैं, उसमें कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण उभरते हैं वो कहीं ना कहीं जानबूझकर नहीं, अनजाने में छूट जाते हैं। वैसे ही एक प्रश्न कॉमरेड प्रभात जी ने कहा, जिसको हम लोग विस्तारित करना चाहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमरेड ने कहा, अंबेडकर के सवाल पे कहा था, अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते पे ले जाने की बात कही थी। तो हम जानना चाहते हैं कि वो अंबेडकर और भगत सिंह के सवाल पे जो बात रख रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं और कैसे संचालित करना चाहते हैं इन दोनों की विचारधारा को। ना, हम लोग देखिए, अंबेडकर को थोड़ा समय लग गया हम लोग को समझने में, इस बात से हम अस्वीकार नहीं करते हैं। थोड़ा पहले ये समय लगेगा, ये इसकी स्वीकार करना, इस बात को अपने आप में अच्छी बात है, ताकि इसका एक संदेश समाज में बहुत अच्छा जाता है। लेकिन स्वीकार किए हैं देरी से भी, तो उसको गंभीरता से ले रहे हैं आगे, ये भी बात रखनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको समझने में हम लोगों को थोड़ा समय लग गया। अंबेडकर को देखने, अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए शुरू से ही, जब सामाजिक न्याय का सवाल इस रूप में आया नहीं था, उस समय से ही सामाजिक न्याय का जो सवाल था, उन तमाम सवालों पर उनके अपने विचार रहे हैं। यहाँ तक कि इसके अर्थनीति पर भी उनके अपने विचार रहे हैं, चूँकि वो खुद भी बड़े वकील भी थे और अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन इनको जो देखने का नज़रिया जो रहा, वो सिर्फ एक दलित के बड़े नेता के तौर पर, दलित के एक आइकॉन के तौर पर। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ दलित के एक बड़े नेता और दलित के एक आइकॉन नहीं थे। महात्मा गांधी भी देश के एक बड़े आइकॉन है, राष्ट्रपिता माने गए। उसी तरह मैंने हमारे अंबेडकर भी जो हैं वे बड़े देशभक्त थे, और आज़ादी के आंदोलन में उनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शरीक हुए, उसमें दलितों की भूमिका पर बहुत कम लोग गौर किए, है ना। बड़ा भूमिका रहा अल्पसंख्यकों का, दलितों का
बहुत बड़ा भूमिका रहा है। 1857 से आप लेके देखिए कितने दलित उसमें मारे गए हैं, कितने मुस्लिम उसमें मारे गए हैं, कितनी महिलाएं उसमें मारे गई हैं, लेकिन इन सबों का शहादत हुई है। हमारे कहने का मतलब वही है, शहादत हुई। तो इनकी भूमिका लेकिन इतिहास में उस तरह से सामने नहीं आई। हाल फिलहाल में जब लोगों ने अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया और उनकी गहराई में जब गए तो ये सब चीज धीरे धीरे सामने आई है, और कुछ और लोग भी इसको सामने लाए हैं, है ना। महाराष्ट्र खास करके उनकी अपनी जमीन रही है, आंदोलन हुआ है ना। तो इसको मैं समझता हूं कि वे आजादी के आंदोलन के भी एक बड़े आइकॉन रहे हैं। जिस तरह महात्मा गांधी रहे उस तरह ये भी रहे और भगत सिंह भी रहे, सब रहे। और भी आइकॉन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनका जो योगदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने संविधान को बनाया और संविधान में उस तबके को ले आए जिस तबके को आज तक समाज में कोई पूछता नहीं था। हाँ, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत ये सब बहुत कमजोर थी, बहुत कम थी, उसको इन्होंने सामने लाया। और आज़ादी के समझिए 75 वर्ष हो रहे हैं, आज लोग इसको एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बात मैं कहना चाहता था। हाँ, इसके बाद अगर और कुछ। नहीं, ये तो बात आप तो गंभीर बात बोल रहे हैं कि वो आज़ादी के एक बड़े योद्धा थे, आइकॉन थे, अर्थशास्त्र पे काम किया, एग्रीकल्चर पे काम किया, जुडिशरी पे काम किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज बाबा साहब को अपने बाबा साहब के रूप में जो बांट रहे, खंडित कर रहे हैं, और उसके मुख्य केंद्र बिंदु है कि वो इतने बड़े योद्धा थे। ये तो इसको कैसे आप। मैं उस रूप में नहीं देखता हूँ। मैं तो अंबेडकर को भी बहुत पढ़ा भी नहीं है, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। मैं अंबेडकर को बहुत अधिक नहीं पढ़ा है, छोटे छोटे लेखों के तौर पर पढ़ा है, या कहीं कुछ ऐसा सुना भी है और छोटे छोटे लेखों के तौर पर ही पढ़ा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अंबेडकर जिस समाज में पैदा हुए, उठ के यहाँ से विदेश गए, विदेश में उन्होंने पढ़ा, फिर विदेश से यहाँ आए, है ना। ये जो उनका रहा, ये वो कोई एकदम उस तरह के नहीं थे जो आजकल जो दलित जिस तरह के परिवार में था जहाँ उसको खाने पर आफत होती है। और ये, लेकिन उस तरह उठ करके भी इन्होंने उस वर्ग को, समाज के उस हिस्से को मेन राजनीतिक ये में ले आने का, धारा में ले आने के लिए जो प्रयास चलाया है, उसका नतीजा आज हम 75 वर्ष के बाद आज हम देख रहे हैं कि मोदी जैसे लोगों को भी 5 बार अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है, लेना नहीं चाहता है। वो अंबेडकर की तमाम राजनीतिक धाराओं का विरोधी है, लेकिन आज उसको ये स्वीकार करना पड़ रहा। हम लोग तो खैर उस धारा का है, इसलिए हम लोग के साथ ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको छोटे करके नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी देखिए सामाजिक न्याय का आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलन में स्वाभाविक तौर पर हम लोग को आगे रहना चाहिए था, कम्युनिस्टों को आगे रहना चाहिए था। कम्युनिस्ट उस रूप में आगे नहीं रहे, लेकिन बाद में इस आंदोलन में वो शामिल हुए, बाद में शामिल हुए, तो उसको हमको मान लीजिए भुगतना पड़ रहा है, पीछे रहना पड़ रहा है। अभी उस आंदोलन के अगवा के तौर पर अभी भी हम लोग को लोग नहीं देख रहे हैं, है ना। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए वास्तव में लड़ा तो कौन लड़ा? महिलाओं पर अभी भी अत्याचार होता है तो कौन लड़ता है? सरकार तो कुछ कार्रवाई करके वाहवाही लूट लेती है ना। लेकिन वास्तव जमीन पर जब लड़ना पड़ता है तो उसके लिए माले दिखलाई पड़ता है, उसके लिए इस तरह की ताकतें दिखलाई पड़ती हैं जो बोलती हैं, उठती हैं, लड़ती हैं, है ना। तो ये बात है। और अंबेडकर उस समय में उस स्थिति में रह के भी इन बातों को आज अपने संविधान में जोड़ने के लिए जोड़े और इसको स्थापित भी किए। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सहजता से बात रखी और स्वीकार भी किया कि अंबेडकर को हम बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम जितना पढ़े हैं उसके आधार पर काम करना चाह रहे हैं। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मिश्राम के साथ फिर से आपका एक बार आभार करना चाहता हूँ। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए।
हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।